भारत की उत्तरी सीमा पर पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। यह गांव देखने में तो बहुत शांत था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान के साथ होती थी, जहां खेतों में सरसों के पीले फूल हवा में झूमते थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू होती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था, एक ऐसा दर्द जो 20 साल पुराना था, मगर आज भी उस गांव के बुजुर्गों की आंखों में कभी कभी उभर आता था। इस गांव के एक पुराने घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी अपनी खाट पर बैठा था। उसका नाम था सूबेदार विक्रम सिंह। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में आज भी वही चमक थी जो एक फौजी की आंखों में होती है। उसके हाथ में एक पुरानी धुंधली हो चुकी तस्वीर थी। तस्वीर में एक नौजवान फौजी अपनी पत्नी के साथ मुस्कुरा रहा था। वह फौजी कोई और नहीं, खुद विक्रम सिंह था, और साथ में थी उसकी पत्नी सावित्री। विक्रम सिंह ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। बादलों की गड़गड़ाहट ने उसे उस काली रात की याद दिला दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। यह कहानी आज की नहीं है, यह कहानी है उस तूफानी रात की जब नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग छिड़ी थी, और उस जंग में जीत किसकी हुई यह तो वक्त ने ही बताया। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, या इंसानियत का रिश्ता उससे भी बड़ा होता है। वह साल 1999 का दौर था। सरहद पर तनाव था, हर तरफ गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। विक्रम सिंह तब एक नौजवान सिपाही थे। उनकी शादी को बस कुछ ही साल हुए थे। सावित्री, उनकी पत्नी, एक बहुत ही धार्मिक और नेकदिल औरत थीं। उनका सपना था कि उनके घर में भी एक नन्हा मुन्ना बच्चा हो, जिसकी किलकारियों से उनका आंगन गूंज उठे। लेकिन भगवान की मर्जी शायद कुछ और ही थी। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, मानो आसमान फट पड़ेगा। विक्रम सिंह छुट्टी पर घर आए हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। विक्रम की नींद खुल गई। एक फौजी होने के नाते उनके कान खतरे की आहट को बहुत पहले ही पहचान लेते थे। उन्होंने अपनी पुरानी बंदूक उठाई और दरवाजे की ओर बढ़े। सावित्री भी जाग गई थीं। वह डर के मारे कांप रही थीं। जी, क्या हुआ? इतनी रात को कौन हो सकता है? सावित्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। विक्रम ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तुम अंदर रहो, दरवाजा मत खोलना, कहकर वह बाहर अंधेरे में निकल गए। बाहर का नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। गांव के कुछ घरों से आग की लपटें उठ रही थीं। चीख पुकार मची हुई थी। सरहद पार से आए कुछ आतंकवादियों ने गांव पर हमला कर दिया था। उनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना था। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक से फायर किया। वह अकेले ही उन दरिंदों से भिड़ गए। उस रात विक्रम ने एक शेर की तरह लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गोलियों की बौछार के बीच एक गोली सीधे उनके घर की खिड़की को चीरती हुई अंदर चली गई। विक्रम का दिल बैठ गया। उन्हें सावित्री की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री जमीन पर पड़ी थीं। उनका आंचल खून से लाल हो चुका था। विक्रम ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरस रहे थे। सावित्री, सावित्री, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, विक्रम चिल्लाए। सावित्री ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से विक्रम का हाथ थाम लिया। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। जी, आप अपना ख्याल रखना और वादा करो, कभी नफरत को अपने दिल में घर मत करने देना। यह कहते कहते सावित्री की गर्दन लुढ़क गई। वह हमेशा के लिए खामोश हो गईं। विक्रम की दुनिया उजड़ गई। जिस पत्नी के साथ उन्होंने 7 जन्मों का वादा किया था, वह आज उन्हें छोड़कर चली गई थी। गुस्से और गम ने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया था। वह बदला लेना चाहते थे। वह उस हर एक इंसान को खत्म कर देना चाहते थे जिसने उनके घर को बर्बाद किया था। तभी उन्हें घर के पिछवाड़े से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी बड़े की नहीं, बल्कि एक नन्हे बच्चे की थी। विक्रम बंदूक तानते हुए उस आवाज की तरफ बढ़े। झाड़ियों के पीछे कीचड़ में सना हुआ 1 साल का बच्चा रो रहा था, और उसके पास ही एक आदमी की लाश पड़ी थी। वह आदमी वही था जिसने विक्रम के घर पर हमला किया था, दुश्मनों का सरगना।
शायद विक्रम की गोली उसे लगी थी और वह भागते हुए यहां गिर गया था। विक्रम ने उस आदमी के चेहरे को देखा। वह वही चेहरा था जिसने उसकी सावित्री को उससे छीना था। नफरत की आग विक्रम के सीने में भड़क उठी। उन्होंने अपनी बंदूक की नली उस रोते हुए बच्चे की तरफ घुमा दी। उनके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, यह उसी एक सत्ता है और तही सस्ता पर आज लोगों की बंदूक के चेहरा था। सांप का सपोला है, अगर इसे जिंदा छोड़ा तो यह भी कल बड़ा होकर अपने बाप जैसा ही बनेगा। इसे खत्म कर दो विक्रम, अभी इसी वक्त। विक्रम की उंगली ट्रिगर पर थी। बस एक हल्का सा दबाव और वह बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो जाता। बारिश की बूंदें उस बच्चे के मासूम चेहरे पर गिर रही थीं। वह बच्चा भूख और डर से बिलख रहा था। अचानक उस बच्चे की नजर विक्रम पर पड़ी। उसने रोना बंद कर दिया और अपने नन्हे नन्हे हाथ विक्रम की तरफ फैला दिए, मानो वह उनसे सहारा मांग रहा हो। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। विक्रम की आंखों के सामने सावित्री का चेहरा आ गया। सावित्री के आखिरी शब्द उनके कानों में गूंजने लगे, वादा करो कभी नफरत को अपने दिल में घर मत करने देना। विक्रम का हाथ कांपने लगा। एक तरफ एक फौजी का बदला था और दूसरी तरफ एक इंसान का धर्म। क्या एक बच्चे की कोई गलती होती है कि उसका पिता कौन है? क्या पाप खून में होता है या परवरिश में? विक्रम ने बंदूक नीचे कर ली। वह घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी चीखें बादलों की गरज में दब गईं। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था। विक्रम ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसी जगह जहां उनका दिल धड़क रहा था। बच्चे ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से विक्रम की शर्ट पकड़ ली और सर रखकर सो गया। उस रात विक्रम ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो पूरे समाज के खिलाफ था। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव में मातम पसरा था। लोग अपने जले हुए घरों और मरे हुए जानवरों को देखकर रो रहे थे। जब विक्रम उस बच्चे को गोद में लेकर गांव के बीचों बीच आए तो सब हैरान रह गए। गांव के सरपंच, जो एक सख्त मिजाज के आदमी थे, उन्होंने विक्रम को रोका। विक्रम, यह किसका बच्चा है? यह तो हमारे गांव का नहीं लगता। विक्रम ने सिर उठाकर कहा, यह बच्चा मुझे झाड़ियों में मिला, इसके माँ बाप मर चुके हैं। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यह तो उसी आतंकवादी का बेटा है जिसकी लाश पीछे पड़ी है। मैंने देखा था उसे इस बच्चे के साथ भागते हुए। विक्रम भाई, इस सांप को दूध मत पिलाओ, इसे वहीं फेंक आओ जहां से लाए हो। यह बड़ा होकर हमें ही डस लेगा। पूरा गांव विक्रम के खिलाफ हो गया। औरतों ने मुंह फेर लिया, मर्दों ने धिक्कारा। जिसने तुम्हारी बीवी को मारा, तुम उसी के खून को पालोगे? क्या तुम सावित्री का बलिदान भूल गए? एक बुजुर्ग ने ताना मारा। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, काका, सावित्री मरी है, मेरा जमीर नहीं। इस बच्चे का क्या कसूर है? इसने तो अभी अपनी जुबान से मां शब्द भी नहीं बोला है। आप इसे आतंकवादी कह रहे हैं। बच्चा कोरा कागज होता है, उस पर जो लिखोगे वही बनेगा। अगर मैंने इसे आज मार दिया या मरने के लिए छोड़ दिया तो मुझमें और उन दरिंदों में क्या फर्क रह जाएगा? गांव वाले नहीं माने। उन्होंने विक्रम का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी। उन्होंने कहा, अगर तुम इस पाप की निशानी को इस गांव में रखोगे तो हम तुम्हें अपने समाज का हिस्सा नहीं मानेंगे। विक्रम ने एक पल के लिए अपने सूने घर की तरफ देखा जहां अब सावित्री नहीं थी। फिर उन्होंने उस बच्चे के माथे को चूमा और दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, अगर इंसानियत को पालना गुनाह है तो मैं यह गुनाह करने के लिए तैयार हूं। आज से यह बच्चा मेरा बेटा है। इसका नाम आर्यन होगा, आर्यन सिंह। विक्रम ने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन। वह दुनिया को साबित करना चाहते थे कि परवरिश खून से बड़ी होती है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक बाप बनना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसे बच्चे का बाप बनना जिसे पूरी दुनिया नफरत की नजर से देखती हो, बहुत मुश्किल है। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। विक्रम को बच्चों को पालने का कोई तजुर्बा नहीं था। आर्यन रात रात भर रोता था। उसे दूध पिलाना, उसके कपड़े बदलना, उसे लोरी गाकर सुलाना, यह सब विक्रम के लिए किसी जंग से कम नहीं था। कई बार जब आर्यन बीमार पड़ता और बुखार में तपता तो विक्रम पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर गीली पट्टियां रखते। वह भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मैंने इसे जीवन दिया है, अब इसकी रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। गांव के लोग ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब विक्रम आर्यन को लेकर बाहर निकलते तो लोग अपने बच्चों को दूर हटा लेते।
दूर रहो उससे, गंदा खून है। यह शब्द विक्रम के कानों में शीशे की तरह चुभते थे, लेकिन उन्होंने कभी आर्यन को इस नफरत की आंच महसूस नहीं होने दी। एक बार की बात है, आर्यन तब करीब 5 साल का था। दिवाली का त्योहार था। पूरे गांव में दिए जल रहे थे, बच्चे फुलझड़ियां जला रहे थे। आर्यन भी उत्साह के साथ दूसरे बच्चों के पास गया। वह उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, एक बड़े लड़के ने उसे धक्का दे दिया। चल हट यहां से। मेरे बाबूजी कहते हैं तेरे बाप ने हमारे गांव के लोगों को मारा था, तू भी गंदा है, उस लड़के ने चिल्लाया। आर्यन जमीन पर गिर गया। उसकी कोहनी छिल गई, आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वह रोते हुए घर भागा। विक्रम उस वक्त आंगन में दिए लगा रहे थे। आर्यन को रोता देख वह दौड़े। क्या हुआ मेरे शेर को, किसने रुलाया? विक्रम ने उसे गोद में उठा लिया। आर्यन ने हिचकते हुए पूछा, पापा, सब लोग मुझे गंदा खून क्यों कहते हैं? क्या मैंने कुछ बुरा किया है? मेरा असली पापा कौन है? यह वह सवाल था जिससे विक्रम हमेशा डरते थे। अभी आर्यन बहुत छोटा था, उसे सच बताने का वक्त नहीं आया था। विक्रम ने अपने गमछे से आर्यन के आंसू पोंछे और उसे अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आसमान के उस तारे की तरह हो जो कीचड़ में नहीं बल्कि ऊंचाइयों में चमकता है। तुम्हारा बाप मैं हूं और मैं एक फौजी हूं। एक फौजी का बेटा कभी रोता नहीं है। लेकिन वे मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते, आर्यन ने मासूमियत से कहा। विक्रम मुस्कुराए, एक उदास लेकिन मजबूत मुस्कान। तो तुम खुद को इतना काबिल बनाओ कि कल वे सब तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तरसें। शेर हमेशा अकेला चलता है बेटा, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। उस दिन विक्रम ने आर्यन के मन में एक बीज बो दिया, आत्मसम्मान और ताकत का बीज। उन्होंने ठान लिया कि वह आर्यन को इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया की कोई भी नफरत उसे तोड़ न सके। उन्होंने आर्यन को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी की पढ़ाई भी सिखाई। विक्रम रोज सुबह 4 बजे आर्यन को उठाते, उसे दौड़ाते, कसरत करवाते। गांव के अखाड़े में जब दूसरे लोग सो रहे होते, नन्हा आर्यन पसीना बहा रहा होता था। विक्रम उसे हमेशा कहते, तेरी रगों में जो दौड़ रहा है वह सिर्फ खून नहीं है, वह आग है। उस आग से तुझे किसी का घर नहीं जलाना है बल्कि इस देश के दुश्मनों को जलाना है। जैसे जैसे साल बीतते गए, आर्यन बड़ा होता गया। वह अपने उम्र के लड़कों से कहीं ज्यादा लंबा और ताकतवर हो गया था। उसका रंग गेहुआ था, आंखें गहरी और तीखी थीं, बिल्कुल अपने जैविक पिता की तरह। लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था वह विक्रम सिंह की परवरिश का था। वह गांव के स्कूल में पढ़ने में सबसे होशियार था, लेकिन उसका दिल हमेशा वर्दी के लिए धड़कता था। वह अपने पिता की पुरानी वर्दी को घंटों निहारता रहता और आईने के सामने खड़े होकर सैल्यूट करने की प्रैक्टिस करता। लेकिन गांव वालों की नफरत कम नहीं हुई थी। अब वह नफरत डर में बदल गई थी। उन्हें लगता था कि शेर का बच्चा अब बड़ा हो रहा है, कभी ना कभी तो अपना असली रूप दिखाएगा। गांव की पंचायत में अक्सर दबी जुबान में बातें होती। विक्रम ने अपनी छाती पर सांप पाला है, देख लेना, एक दिन यह लड़का हमारे लिए मुसीबत बनेगा, सरपंच अक्सर हुक्का पीते हुए कहते। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्यन ने देखा कि कुछ गुंडे गांव की एक लड़की को तंग कर रहे थे। वह लड़की उसी लड़के की बहन थी जिसने बचपन में आर्यन को धक्का दिया था। आर्यन चाहता तो चुपचाप निकल जाता, जैसे बाकी लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन विक्रम ने उसे सिखाया था जुल्म सहना, जुल्म करने से बड़ा पाप है। आर्यन ने अपनी साइकिल फेंकी और उन गुंडों के सामने जा खड़ा हुआ। छोड़ दो उसे। आर्यन की आवाज में एक भारीपन था जो उसकी उम्र से ज्यादा था। गुंडों का सरदार हंसा, अरे देखो, फौजी का नाजायज बेटा हीरो बनने आया है। उस शब्द ने आर्यन के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने अकेले ही उन 3 गुंडों को धूल चटा दी। उसने उन्हें तब तक मारा जब तक वे माफी नहीं मांगने लगे। लड़की रोते हुए अपने घर भागी। शाम को उस लड़की के पिता, जो कभी विक्रम को ताना मारते थे, गुस्से में विक्रम के घर आए, लेकिन शिकायत करने नहीं बल्कि शर्मिंदा होकर। उन्होंने देखा कि विक्रम आर्यन के घावों पर हल्दी लगा रहे थे। सूबेदार साहब, वह आदमी सिर झुकाकर बोला, आज आपके बेटे ने मेरी इज्जत बचा ली। हम इतने सालों से इसे गलत समझते रहे, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि यह आपका ही बेटा है। विक्रम ने गर्व से आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन पहली बार गांव के किसी आदमी ने आर्यन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
लेकिन विक्रम जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। आर्यन अब 18 साल का हो चुका था और उसने फौज में भर्ती होने का फैसला कर लिया था। भर्ती का दिन करीब आ रहा था। आर्यन दिन रात मेहनत कर रहा था। वह गांव के बाहर पहाड़ी पर दौड़ लगाता, भारी पत्थर उठाता। उसकी रगों में एक ही जुनून था, भारतीय सेना की वर्दी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे उसी सरहद पर ले जाने वाली है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। भर्ती से एक रात पहले विक्रम ने आर्यन को अपने पास बुलाया। उन्होंने संदूक से अपनी पुरानी बंदूक और सावित्री की एक तस्वीर निकाली। आर्यन, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, कल तुम भर्ती के लिए जाओगे। फौज में भर्ती होना सिर्फ नौकरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। वहां तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा बाप कौन है, वहां सिर्फ यह देखा जाएगा कि तुम भारत मां के लिए क्या कर सकते हो। आर्यन ने पिता के पैर छुए। पापा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं वो पदक जीत कर लाऊंगा जो आप अपनी जवानी में नहीं ला पाए थे। विक्रम की आंखें भर आईं। वह जानते थे कि अगर आर्यन फौज में गया तो उसका सामना उसके अतीत से जरूर होगा, सच का सामना। और वह डरते थे कि कहीं वह सच आर्यन को तोड़ न दे। अगली सुबह आर्यन बस में बैठकर शहर के लिए रवाना हुआ। खिड़की से उसने देखा कि विक्रम हाथ हिला रहे हैं। बस की धूल में विक्रम का चेहरा धुंधला होता गया। आर्यन ने मन ही मन कसम खाई, मैं दुनिया को बदल कर दिखाऊंगा। लेकिन नियति अपने ही खेल खेल रही थी। सेना में भर्ती होने के बाद आर्यन की पोस्टिंग उसी संवेदनशील इलाके में हुई जो आतंकवाद से ग्रस्त था। वही वालियां, वही पहाड़ जहां 20 साल पहले उसके जैविक पिता ने तांडव मचाया था। और दूसरी तरफ सीमा पार एक पुराना दुश्मन फिर से सिर उठा रहा था। एक ऐसा दुश्मन जिसका आर्यन के खून से गहरा रिश्ता था। क्या होगा जब आर्यन को पता चलेगा कि वह जिस दुश्मन से लड़ने जा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने अतीत का साया है? क्या विक्रम सिंह की परवरिश खून के रिश्तों पर भारी पड़ेगी? समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। 6 महीने की कड़ी मेहनत, पसीना और अनुशासन ने आर्यन के शरीर को फौलाद में बदल दिया था। देहरादून की वो अकादमी जहां लड़कों को आदमी और आदमियों को फौजी बनाया जाता है, वहां आर्यन ने हर इम्तिहान में खुद को साबित किया। उसे सिर्फ दौड़ना या गोली चलाना नहीं सिखाया गया, उसे सिखाया गया कि जब सब हिम्मत हार जाएं, तब एक फौजी कैसे खड़ा रहता है। जिस दिन कसम परेड थी, आसमान साफ था। सैकड़ों नए अफसर अपनी वर्दी में तने हुए खड़े थे। उनकी छाती पर लगे मेडल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जब आर्यन ने तिरंगे के सामने कदमताल किया और छाती ठोंककर भारत मां की रक्षा की शपथ ली, तो उसकी आंखों में एक ही चेहरा था, सूबेदार विक्रम सिंह। उसे लग रहा था कि मीलों दूर अपने गांव के पुराने घर में बैठे उसके पिता का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया होगा। आर्यन की पहली पोस्टिंग उसी घाटी में हुई जिसे दुनिया जन्नत कहती है, लेकिन फौजियों के लिए वह किसी जलते हुए अंगारे से कम नहीं थी। कश्मीर, वही वादियां जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को चूमती थीं, लेकिन हवाओं में बारूद की गंध घुली रहती थी। आर्यन जब अपनी यूनिट के साथ वहां पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे यह मिट्टी उसे पहचानती हो, जैसे हवाएं उसके कान में कुछ फुसफुसा रही हों। यह वही जगह थी जहां 20 साल पहले उसका असली पिता मारा गया था और जहां विक्रम सिंह ने उसे नई जिंदगी दी थी। लेकिन आर्यन इस सच से अनजान था। उसके लिए यह सिर्फ एक रणभूमि थी और वह इसका रक्षक। उसकी बटालियन का बेस एक ऊंचे पहाड़ पर था। वहां ठंड इतनी थी कि खून भी जम जाए, लेकिन आर्यन के अंदर तो विक्रम सिंह का दिया हुआ जोश दौड़ रहा था। उसके साथ ही उसे शेर का बच्चा कहते थे। वह अपने जवानों के साथ घुल मिल गया। रात को बंकर में जब सब आग के चारों ओर बैठते तो आर्यन उन्हें अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनाता। मेरे पिताजी कहते हैं, आर्यन अक्सर कहता कि बंदूक सिर्फ लोहा है, असली हथियार तो फौजी का जिगरा होता है। एक रात खबर मिली कि सीमा पार से कुछ घुसपैठिए घाटी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम बहुत खराब था। घना कोहरा छाया हुआ था, इतना घना कि अपना हाथ भी दिखाई न दे। आर्यन को एक छोटी टुकड़ी के साथ गश्त पर भेजा गया। उनके साथ सूबेदार मेजर रघुबीर थे, जो विक्रम सिंह के पुराने साथी थे। रघुबीर काका, जैसा कि आर्यन उन्हें बुलाता था, एक तजुर्बेकार फौजी थे। उनकी मूछें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन निशाना आज भी जवान था। साहब, संभल कर, रघुबीर ने धीमी आवाज में कहा।
आज रात जंगल बहुत खामोश है और जंगल की खामोशी अक्सर तूफान का इशारा होती है। आर्यन ने अपनी राइफल की पकड़ मजबूत की। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सूखी पत्तियों पर उनके जूतों की आवाज भी न के बराबर थी। अचानक एक झाड़ी हिली। आर्यन ने हाथ के इशारे से सबको रुकने को कहा। उसकी आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से घाटी गूंज उठी। दुश्मन घात लगाए बैठा था। अंधेरे में चिंगारियां उड़ने लगीं। आर्यन ने तुरंत चट्टान की आड़ ली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पोजीशन लो, कोई पीछे नहीं हटेगा, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था। गोलीबारी करीब 1 घंटे तक चली। आर्यन ने अदम्य साहस दिखाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। बाकी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन जाते जाते वे अपना एक साथी पीछे छोड़ गए जो घायल हो गया था। आर्यन और उसके जवानों ने उस घायल घुसपैठिए को घेर लिया। वह आदमी दर्द से कराह रहा था। उसकी उम्र 50 के पार रही होगी। दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरे पर क्रूरता के निशान। आर्यन उसके पास गया। उसके मन में नफरत थी, क्योंकि ये लोग उसके देश के दुश्मन थे। लेकिन तभी उसे विक्रम की सीख याद आई, निहत्थे और घायल पर वार करना कायरता है। आर्यन ने अपनी बंदूक नीचे की ओर अपने जवान से कहा, इसे पानी पिलाओ और इसका इलाज करो, हमें इससे जानकारी चाहिए। उस घायल आतंकवादी ने अपनी धुंधली आंखों से आर्यन को देखा। जैसे ही उसकी नजर आर्यन के चेहरे पर पड़ी, वह चौंक गया। दर्द के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान तैर गई। वह एकटक आर्यन को देखता रहा। पानी, उसने लड़खड़ाती जुबान में मांगा। आर्यन ने अपनी बोतल से उसे पानी पिलाया। वह आदमी पानी पीते पीते आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। तुम, वह आदमी खांसते हुए बोला, तुम बिल्कुल वजीर जैसे दिखते हो। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वजीर? कौन वजीर? चुपचाप पानी पी और बता तेरे बाकी साथी कहां छिपे हैं। वह आदमी हंसा, एक खौफनाक टूटी हुई हंसी। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, जिसकी तलाश में हम बरसों से थे। उसकी शक्ल इस वर्दी में देख रहा हूं, तुम्हारी आंखें, वही गुस्सा, वही आग। तुम कौन हो लड़के? तुम्हारा नाम क्या है? लेफ्टिनेंट आर्यन सिंह, आर्यन ने कड़क आवाज में जवाब दिया। और मैं भारतीय सेना का अफसर हूं। सिंह, वह आदमी बुदबुदाया। नहीं, यह नाम तुम्हारा नहीं हो सकता। खून अपनी पहचान नहीं छिपा सकता। तुम इस मिट्टी के नहीं हो, तुम तो उस पार के। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, सूबेदार रघुबीर ने उसे पकड़ लिया और खींचकर अलग कर दिया। साहब, इसकी बकवास मत सुनिए। ये लोग दिमाग से खेलने की कोशिश करते हैं, इसे बेस पर ले चलते हैं। आर्यन चुप था, लेकिन उस आदमी की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। वजीर, यह नाम उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन उस आदमी के देखने का तरीका ऐसा था जैसे वह आर्यन को वर्षों से जानता हो। एक अजीब सी सिहरन आर्यन की रीढ़ में दौड़ गई। उसे बेस पर लाया गया। पूछताछ में उसने कुछ नहीं उगला, बस बार बार आर्यन को देखने की मांग करता रहा। आर्यन अपने बंकर में बैठा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार आईने में अपना चेहरा देख रहा था। क्या सच में उसका चेहरा किसी और जैसा दिखता है? उधर रामपुर गांव में विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उनके घर के मंदिर में जल रहा दिया अचानक फड़फड़ाने लगा। विक्रम का दिल घबरा गया। उन्हें एक अनजाना डर सताने लगा। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हे महादेव, विक्रम बुदबुदाए, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उस पर मेरे अतीत की परछाई मत पड़ने देना। जो राज्य इस घाटी में दफन है, उसे वहीं रहने देना। लेकिन राज्य कहां छिपते हैं? सीमा के उस पार एक खुफिया ठिकाने में एक खूंखार कमांडर बैठा था। उसका नाम था शेर खान। वह उसी गिरोह का सरगना था जिसका सदस्य आज पकड़ा गया था। शेर खान वही आदमी था जो 20 साल पहले उस हमले में शामिल था, और वह आर्यन के असली पिता वजीर का छोटा भाई था। एक जासूस हांफते हुए अंदर आया। खान साहब, बुरी खबर है। हमारा एक आदमी पकड़ा गया, लेकिन उसने खबर भेजी है। उसने कहा है कि उसने वहां एक फौजी अफसर को देखा है जो बिल्कुल वजीर भाईजान जैसा दिखता है। वही आंखें, वही चेहरा। शेर खान खड़ा हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारा। वजीर भाईजान का बेटा? लेकिन वह तो उस रात मर गया था। खबर आई थी कि फौजी विक्रम सिंह ने उसे मार दिया। शायद नहीं खान साहब, जासूस ने कहा। शायद दुश्मन ने उसे पाल लिया हो। अगर वह जिंदा है तो वह हमारा खून है, और हमारा खून हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकता। शेर खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अगर यह सच है
तो यह जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, यह विरासत की जंग है। पता लगाओ उस अफसर के बारे में सब कुछ। अगर वह वजीर का बेटा है तो उसे वापस आना होगा अपनी जड़ों की तरफ, और अगर वह नहीं आया तो उसे अपने बाप के गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए भारी गुजरे। वह गश्त पर जाता, अपना फर्ज निभाता, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। उसने अपने पिता विक्रम को पत्र लिखने का सोचा। उसने कागज उठाया और कलम चलाई। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं यहां ठीक हूं। कश्मीर बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी कहानियों जैसा, लेकिन यहां कुछ अजीब हुआ। एक दुश्मन ने मुझे देखकर किसी वजीर का नाम लिया। उसने कहा, मेरी आंखें उससे मिलती हैं। पापा, क्या आप किसी वजीर को जानते थे? क्या मेरे अतीत में कोई ऐसा पन्ना है जो मैंने नहीं पढ़ा? मुझे पता है आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपका आर्यन। पत्र पोस्ट करने के बाद आर्यन का मन थोड़ा हल्का हुआ। कुछ दिनों बाद आर्यन की यूनिट को एक गांव में सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान के लिए भेजा गया। खबर थी कि कुछ आतंकवादी एक स्कूल में छिपे हैं और उन्होंने बच्चों को बंधक बना लिया है। यह वही स्कूल था जहां गरीब कश्मीरी बच्चे पढ़ते थे। आर्यन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। माहौल तनावपूर्ण था। स्कूल के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन को अपना बचपन याद आ गया, कैसे वह रोता था और विक्रम उसे सीने से लगा लेते थे। उसने तय किया कि वह इन बच्चों पर आंच नहीं आने देगा। हम अंदर घुसेंगे। आर्यन ने योजना बनाई। मैं पीछे के रास्ते से जाऊंगा, तुम लोग आगे से ध्यान भटकाना। रघुबीर काका ने रोकना चाहा। साहब, यह बहुत खतरनाक है। बच्चे खतरे में हैं। काका, अगर मैं डर गया तो मेरा नाम आर्यन सिंह नहीं। आर्यन ने अपनी बंदूक लोड की और रेंगते हुए पिछली दीवार की तरफ बढ़ा। दीवार फांदकर वह स्कूल के अहाते में कूदा। उसने खिड़की से देखा, 3 आतंकवादी थे। बच्चे एक कोने में सहमे हुए बैठे थे। एक आतंकवादी बच्चों को डरा रहा था। आर्यन का खून खौल उठा। उसने दरवाजा तोड़कर अंदर छलांग लगाई। छोड़ दो उन्हें। आर्यन की आवाज बिजली की तरह कड़की। आतंकवादी हड़बड़ा गए। गोलीबारी शुरू हो गई। आर्यन ने गजब की फुर्ती दिखाई। उसने 2 को तो पलक झपकते ही ढेर कर दिया, लेकिन तीसरा, जो उनका लीडर लग रहा था, उसने एक बच्ची को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक रख दी। पीछे हट जाओ फौजी, वह चिल्लाया, वरना इस बच्ची का भेजा उड़ा दूंगा। आर्यन रुक गया। वह बच्ची आर्यन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखें, वे आंखें आर्यन को अपनी सी लगीं। मासूम, डरी हुई, लेकिन जीने की चाह लिए हुए। बच्ची को छोड़ दे, आर्यन ने अपनी बंदूक नीचे करते हुए कहा। तेरी दुश्मनी हमसे है, इन मासूमों से नहीं। क्या तेरा कोई धर्म नहीं है? क्या तेरे घर में बच्चे नहीं हैं? वह आतंकवादी हंसा। हमारा धर्म सिर्फ बदला है। तुम भारतीयों ने हमें बहुत सताया है। गलत। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें उस आतंकवादी की आंखों में घड़ी थीं। नफरत किसी का धर्म नहीं होती। देख इस बच्ची को, इसमें तुझे अपनी बेटी नहीं दिखती? अगर तूने इसे मारा तो तू कोई योद्धा नहीं, सिर्फ एक कायर कहलाएगा। आतंकवादी का हाथ कांपने लगा। आर्यन के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक ऐसी ताकत थी जो गोलियों से ज्यादा असरदार थी। यह विक्रम सिंह के संस्कार थे जो आर्यन की जुबान से बोल रहे थे। फायदा उठाते ही आर्यन ने झपट्टा मारा। उसने आतंकवादी के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। बच्ची दौड़कर आर्यन के पीछे छिप गई। जब आर्यन उस आतंकवादी को हथकड़ी लगा रहा था तो बाहर से गांव वाले और बच्चों के माता पिता दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगा लिया। एक बूढ़ी औरत, जो शायद उस बच्ची की दादी थी, आर्यन के पास आई। उसने अपने कांपते हाथों से आर्यन का माथा चूमा। जुग जुग जियो मेरे लाल, उसने कश्मीरी भाषा में दुआ दी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम फरिश्ता बनकर आए हो। आर्यन मुस्कुराया। उसे सुकून मिला। लेकिन तभी गिरफ्तार किए गए आतंकवादी ने जाते जाते आर्यन के कान में कुछ ऐसा कहा जिससे आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम हमें मार सकते हो फौजी, उसने फुसफुसाया, लेकिन अपने खून को कैसे मारोगे? शेर खान आ रहा है अपने भतीजे को लेने, तैयार रहना। आर्यन, या कहूं वजीर के बेटे। आर्यन सुन्न रह गया। वजीर का बेटा, भतीजा, यह सब क्या बकवास है? क्या उसका वहम सच हो रहा है? क्या गांव वालों के वो ताने सच थे? गंदा खून, सांप का बेटा, क्या वे सब सही थे? आर्यन वापस बेस पर लौटा, लेकिन उसकी आत्मा वहीं स्कूल के कॉरिडोर में रह गई थी। वह सीधे अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने संदूक से अपनी मां सावित्री की तस्वीर निकाली जो विक्रम ने उसे दी थी, लेकिन आज उसे उस तस्वीर में अपना अक्स नहीं दिख रहा था।
उसे याद आया बचपन में कैसे विक्रम किसी भी सवाल को टाल देते थे जब आर्यन अपनी मां के बारे में पूछता था। वो बहुत अच्छी थीं, बस इतना ही कहते थे। क्या विक्रम ने उससे कोई बहुत बड़ा झूठ बोला है? उसी रात सीमा पार शेर खान ने अपनी सेना तैयार कर ली थी। उसने कसम खाई थी, इस बार हमला किसी चौकी पर नहीं होगा, इस बार हमला उस सच पर होगा जो 20 साल से छिपा है। मैं उस लड़के को वापस लाऊंगा और उसे उसी के देश के खिलाफ हथियार बनाऊंगा। यह मेरी अपने भाई वजीर को श्रद्धांजलि होगी। बादल गरज रहे थे, बारिश शुरू हो चुकी थी। यह वही मौसम था, वैसी ही रात थी जैसी 20 साल पहले रामपुर में थी। इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार था। एक तरफ आर्यन था जो अपनी पहचान ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ विक्रम सिंह जो अपने बेटे को बचाने के लिए तड़प रहे थे, और तीसरी तरफ एक क्रूर सच जो सब कुछ निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा था। आर्यन ने फैसला किया, वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसे सच जानना है, चाहे वह सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसने फोन उठाया और रामपुर नंबर मिलाया। घंटी बजती रही। उधर विक्रम ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो आर्यन, विक्रम की आवाज में चिंता थी। पापा, आर्यन की आवाज भारी थी। मुझे सच बताइए, वजीर कौन था और शेर खान मुझे अपना भतीजा क्यों कह रहा है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? फोन के उस पार सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि बारिश का शोर भी फीका पड़ गया। विक्रम की आंखों से एक आंसू गिरा। वह घड़ी आ गई थी जिससे वह पूरी जिंदगी भागते रहे। बेटा, विक्रम ने बहुत मुश्किल से कहा, कुछ सच फोन पर नहीं बताए जाते। मैं आ रहा हूं कश्मीर, वहीं आकर तुम्हें सब बताऊंगा। बस एक बात याद रखना, तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। फोन कट गया, लेकिन तूफान अभी शुरू हुआ था। विक्रम सिंह ने अपनी पुरानी अटैची निकाली, उसमें से अपनी पुरानी वर्दी और एक डायरी निकाली। वह जानते थे कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता है, लेकिन एक पिता अपने बेटे के लिए यमराज से भी लड़ता है सकता है। विक्रम निकल पड़े कश्मीर की ओर। आर्यन इंतजार कर रहा था और दुश्मन अपनी चाल चल चुका था। कश्मीर की वादियों में शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, जिससे आसमान में लालिमा छा गई थी। बिल्कुल वैसी ही लालिमा जैसी उस रात विक्रम के गांव में खून से छाई थी। बेस कैंप के गेट पर आर्यन खड़ा था। उसकी नजरें उस सड़क पर जमी थीं जहां से सेना की गाड़ियां आ रही थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, दुश्मन से लड़ने के डर से नहीं, बल्कि उस सच को जानने के डर से जो आज उसके सामने आने वाला था। तभी एक ट्रक रुका। उसमें से एक बूढ़ा लेकिन मजबूत शख्स उतरा। सिर पर साफा, चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में वही पुरानी चमक। सूबेदार विक्रम सिंह। आर्यन दौड़कर उनके पास गया और झुककर उनके पैर छुए। विक्रम ने उसे उठाया और गले लगा लिया, लेकिन आज उस गले मिलने में वो गर्माहट नहीं थी, एक भारीपन था। दोनों जानते थे कि आज रिश्तों की बुनियाद हिलने वाली है। विक्रम ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल बेटा, कहीं एकांत में बैठते हैं, आज हिसाब किताब पूरा करने का दिन है। वे दोनों कैंप के पीछे एक पुराने बंकर के पास पत्थरों पर बैठ गए। नीचे झेलम नदी शोर मचाती हुई बह रही थी। विक्रम ने अपनी जेब से एक पुराना मटमैला कपड़ा निकाला। उसमें एक ताबीज लिपटा हुआ था। उन्होंने वह ताबीज आर्यन के हाथ में रख दिया। यह क्या है पापा? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। यह वही ताबीज है जो 20 साल पहले तेरे गले में था जब मैंने तुझे उठाया था। विक्रम की आवाज भारी हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आर्यन, तूने पूछा था ना कि वजीर कौन है? वजीर वही शैतान था जिसने तेरे जन्म के कुछ ही महीनों बाद मेरे गांव को श्मशान बना दिया था। उसी ने मेरी सावित्री को, तेरी मां जैसी सावित्री को मारा था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसने मां को मारा? और मेरा उससे क्या रिश्ता है? विक्रम ने आर्यन की आंखों में सीधे देखा। सच बोलना मौत से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वो वजीर तेरा सगा बाप था आर्यन। यह शब्द किसी बम धमाके से कम नहीं थे। आर्यन सन्न रह गया। उसके हाथ से वह ताबीज गिर गया। उसे लगा जैसे उसकी वर्दी, उसके मेडल, उसकी पूरी पहचान झूठ के ढेर पर खड़ी है। वह एक कदम पीछे हटा। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, यह झूठ है, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द था। मैं एक आतंकवादी का बेटा नहीं हो सकता। मैं उस आदमी का खून नहीं हो सकता जिसने मेरी मां को मारा। पापा, कह दीजिए ये झूठ है। विक्रम आगे बढ़े
और आर्यन को कंधों से पकड़ लिया। यह सच है, तेरा खून उसी का है, लेकिन सुन मेरी बात। विक्रम ने उसे झकझोरा। खून सिर्फ शरीर में दौड़ता है बेटा, लेकिन संस्कार आत्मा में बसते हैं। जब मैंने तुझे उस कीचड़ से उठाया था तो गांव वाले तुझे मारने पर तुले थे। वे कहते थे सांप का बेटा सांप ही बनेगा, लेकिन मैंने उनसे लड़ा। मैंने भगवान से सौदा किया कि मैं इस जहर को अमृत बनाकर दिखाऊंगा, और आज देख, मार में सांप को जान करके आज ने वह घर को अमृता। तू क्या है? तू एक फौजी है, तू भारत मां का बेटा है। आर्यन घुटनों के बल गिर गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन पापा, मेरी रगों में तो उसी का खून है। अगर कल मैं भी उसी की तरह बन गया तो, अगर मेरे अंदर का वो शैतान जाग गया तो। विक्रम ने झुककर आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया। शैतान खून में नहीं, सोच में होता है। तूने आज तक क्या किया? लोगों को बचाया, देश की सेवा की। सावित्री ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि नफरत को घर मत करने देना। तू मेरी सावित्री की निशानी है, उस वजीर की नहीं। तेरा बाप वो नहीं जिसने तुझे पैदा करके मरने छोड़ दिया। तेरा बाप मैं हूं, जिसने तुझे अपनी छाती का दूध नहीं पर अपने कलेजे का टुकड़ा देकर पाला है। आर्यन रोता रहा, लेकिन विक्रम की बातों ने उसके अंदर के तूफान को थोड़ा शांत किया। तभी अचानक सायरन की तेज आवाज ने पूरे कैंप को चौंका दिया। खतरे की घंटी बज रही थी। हमला हुआ है। संतरी की चीख सुनाई दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलियां चलने लगीं। मोर्टार के गोले कैंप के अंदर गिरने लगे। विक्रम और आर्यन तुरंत हरकत में आ गए। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और अपनी राइफल उठा ली। एक पल में वह भावुक बेटा नहीं, एक खूंखार फौजी बन गया था। पापा, आप बंकर में जाइए, आर्यन चिल्लाया। मैं बूढ़ा हुआ हूं, मरा नहीं हूं। विक्रम ने अपनी पुरानी पिस्तौल निकाल ली जो वह साथ लाए थे। आज मैं देखूंगा कि कौन मेरे बेटे को मुझसे छीनने आया है। यह हमला कोई मामूली हमला नहीं था। यह शेर खान था। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास आधुनिक हथियार और 100 से ज्यादा लड़ाके थे। वे टिड्डी दल की तरह कैंप पर टूट पड़े थे। उनका मकसद तबाही मचाना नहीं, आर्यन को ले जाना था। आर्यन मोर्चे पर डटा हुआ था। वह सटीक निशाने लगा रहा था, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। शेर खान एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर लाउड स्पीकर पर चिल्लाया। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। ए फौजी, आर्यन, या मैं कहूं छोटे वजीर शेर खान हंसा, बाहर निकल। देख, तेरा चाचा आया है तुझे लेने। कब तक गैरों की गुलामी करेगा? अपने खून को पहचान, हम एक हैं। आर्यन ने जब यह सुना तो उसका माथा ठनक गया। यही वह आदमी था जिसका जिक्र उस बंदी ने किया था, शेर खान, उसके असली बाप का भाई। आर्यन ने कवर से बाहर निकलकर चिल्लाया, मेरा कोई चाचा नहीं है। मेरा बाप यहां मेरे साथ खड़ा है, और तुम जैसे गद्दारों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है, मौत। शेर खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो ठीक है, अगर तू प्यार से नहीं आएगा तो तुझे लाश बनाकर ले जाएंगे। गोलीबारी और तेज हो गई। विक्रम सिंह अपनी उम्र की परवाह किए बिना जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। डटे रहो जवानों, 1 इंच पीछे मत हटना। तभी एक ग्रेनेड आर्यन के पास आकर गिरा। आर्यन कूदा, लेकिन धमाके की धमक ने उसे दूर फेंक दिया। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह धुंधली नजरों से देख रहा था कि शेर खान अपने कुछ आदमियों के साथ कैंप की बाड़ तोड़कर अंदर घुस रहा है। वे सीधे आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे। शेर खान आर्यन के पास पहुंचा। आर्यन जमीन पर पड़ा था, हिलने की कोशिश कर रहा था। शेर खान ने उसे बालों से पकड़कर उठाया। शक्ल तो बिल्कुल मेरे भाई जैसी है, पर अक्ल दुश्मनों वाली है, शेर खान ने फुफकारा। चल, आज तुझे तेरी असली दुनिया दिखाता हूं। तभी एक गोली शेर खान के पास से गुजरी और उसके कंधे को छूकर निकल गई। शेर खान ने पलटकर देखा। सामने विक्रम सिंह खड़े थे, हाथ में पिस्तौल ताने। वह अकेले ही शेर खान और उसके 4 आदमियों के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया, विक्रम की आवाज में शेर की दहाड़ थी। शेर खान हंसा, ओह, तो तुम हो वो विक्रम सिंह जिसने मेरे भाई को मारा और हमारे खून को चुराया। आज पुराना हिसाब बराबर होगा। हिसाब तो होगा शेर खान, विक्रम बोले, लेकिन आज जीत खून की नहीं, परवरिश की होगी। विक्रम ने गोली चलाई। एक आतंकी गिर गया, लेकिन बाकी तीनों ने विक्रम पर गोलियां बरसा दी। पापा, आर्यन चीखा। उसने उठने की कोशिश की। विक्रम के कंधे और पेट में गोलियां लगीं। वह लड़खड़ाए, लेकिन गिरे नहीं।
एक फौजी कभी पीठ दिखाकर नहीं गिरता। उन्होंने गिरते गिरते भी फायर किया और एक और आतंकी को मार गिराया। शेर खान ने मौका देखकर विक्रम की छाती पर लात मारी। विक्रम जमीन पर गिर पड़े। शेर खान ने अपनी बंदूक की नली विक्रम के माथे पर रख दी। देख ले लड़के, शेर खान आर्यन की तरफ मुड़ा। देख ले अपने इस झूठे बाप का अंजाम। कमजोर है ये और हम ताकतवर हैं। आजा मेरे साथ, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। आर्यन बेबस था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था और सामने उसका पिता, उसका भगवान मौत के मुहाने पर था। विक्रम खून से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही जद थी। विक्रम ने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने खांसते हुए कहा, आर्यन, शेर का बच्चा कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। मुझे मत देख, अपने फर्ज को देख। मार इसे, मार इसे। आर्यन के अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ा। वही आग जो विक्रम ने बचपन में उसके अंदर जलाई थी, वह अब ज्वाला बन गई थी। उसने पास पड़ी एक राइफल की तरफ हाथ बढ़ाया। शेर खान का ध्यान विक्रम पर था। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था। अलविदा सूबेदार, शेर खान बोला। धाई, एक गोली चली, लेकिन विक्रम नहीं मरा। गोली शेर खान के हाथ पर लगी थी, जिससे उसकी बंदूक छूट गई। यह गोली आर्यन ने चलाई थी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ अंगारे थे। तूने गलत आदमी को ललकारा है, आर्यन गुर्राया। तूने मेरे पिता पर हाथ उठाया है। शेर खान ने अपना दूसरा हाथ पीछे किया और चाकू निकाल लिया। हरामजादे, अपने ही खून पर गोली चलाता है। आर्यन ने अपनी राइफल फेंक दी। वह निहत्था शेर खान की तरफ बढ़ा। मेरा खून वह है जो इस जमीन के लिए बहा है, और आज यह जमीन तेरी बलि मांग रही है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शेर खान ताकतवर था और आर्यन घायल, लेकिन आर्यन के पास वह ताकत थी जो जिम में नहीं बनती। वह ताकत जो एक पिता के प्यार और देश की मिट्टी से मिलती है। शेर खान ने आर्यन को जमीन पर पटक दिया और चाकू से वार करने की कोशिश की। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाकू आर्यन की गर्दन से बस 1 इंच दूर था। तेरा बाप वजीर भी ऐसे ही मरा था, शेर खान आर्यन के चेहरे पर थूकते हुए बोला। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने एक झटके से शेर खान को पलटा और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने शेर खान के हाथ से चाकू छीना और दूर फेंक दिया, और फिर उसने अपने नंगे हाथों से शेर खान के गिरेबान को पकड़ लिया। मेरा बाप वजीर नहीं था, आर्यन चिल्लाया और हर शब्द के साथ एक मुक्का शेर खान के चेहरे पर मारा। मेरा बाप सूबेदार विक्रम सिंह है। आर्यन तब तक मारता रहा जब तक शेर खान अधमरा नहीं हो गया। भारतीय सेना के बाकी जवान वहां पहुंच गए और उन्होंने शेर खान को गिरफ्तार कर लिया। आर्यन हांफता हुआ विक्रम के पास दौड़ कर गया। विक्रम जमीन पर लेटे थे। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। खून बहुत बह चुका था। आर्यन ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। पापा, पापा, आंखें खोलिए। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। आर्यन पागलों की तरह चिल्लाया। विक्रम ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ आर्यन के गाल पर रखा। उस हाथ पर उनका अपना खून लगा था। उन्होंने आर्यन के गाल पर अपने खून से एक तिलक लगा दिया। विजयी भव, विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में कहा। आज तूने साबित कर दिया कि परवरिश खून से बड़ी होती है। आज मेरी सावित्री बहुत खुश होगी। आपको कुछ नहीं होगा पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आर्यन रो रहा था। विक्रम मुस्कुराए, एक सुकून भरी मुस्कान। शेर कभी मरते नहीं बेटा, वे बस थोड़ा आराम करने जाते हैं। तू देश का ख्याल रखना और कभी नफरत मत करना। विक्रम सिंह का हाथ नीचे गिर गया। उनकी आंखें खुली थीं, आसमान की तरफ देखते हुए, मानो वह देख रहे हों कि उनका मिशन पूरा हो गया। जिस जहर को उन्होंने अमृत बनाने का वादा किया था, वह आज खरा सोना बनकर चमक रहा था। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी। आर्यन ने आसमान की तरफ मुंह करके एक ऐसी चीख मारी जिससे पहाड़ भी दहल गए। एक बेटे की चीख जिसने आज अपनी पहचान तो पा ली, लेकिन अपना जहां खो दिया। कुछ दिनों बाद रामपुर गांव, वही नीम का पेड़, वही आंगन, लेकिन आज वहां खाट खाली थी। आंगन में विक्रम सिंह की तस्वीर पर माला चढ़ी थी। पूरा गांव वहां जमा था। वे लोग जो कभी आर्यन को सांप कहते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। आर्यन वर्दी में खड़ा था। उसके सीने पर अब एक और मेडल था, शौर्य चक्र, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो विक्रम सिंह की आंखों में हुआ करती थी। सरपंच आगे आए
और उन्होंने आर्यन के हाथ जोड़े। बेटा, हमें माफ कर देना, हम अज्ञानी थे। विक्रम भाई सही थे, तुम हीरा हो। आर्यन ने सरपंच के हाथ थाम लिए। काका, माफी मत मांगिए। पापा कहते थे कि माफ करना वीरों का काम है। आज मैं कसम खाता हूं, इस गांव का कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। मैं विक्रम सिंह स्कूल बनाऊंगा, जहां जात पात और खून नहीं, सिर्फ इंसानियत पढ़ाई जाएगी। आर्यन ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जहां उसे फेंका गया था और जहां उसे अपनाया गया था। उसने वह मिट्टी अपने माथे से लगाई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक नई परंपरा की कहानी, जहां यह साबित हो गया था कि पिता वह नहीं जो जन्म देता है, पिता वह है जो जीना सिखाता है। और देश प्रेम किसी खून का मोहताज नहीं होता। पहाड़ों से हवा का एक झोंका आया और नीम के पत्तों ने सरसराहट की, जैसे विक्रम सिंह कहीं से कह रहे हों, शाबाश मेरे शेर।